अस्सलाम वालेकुम। तो मेरा नाम मोहम्मद उसामा है। और जैसा कि हम जो है लास्ट वीडियो के अंदर हमने एटॉमिक स्ट्रक्चर के एमडी कैट के पास पेपर्स के चैप्टर नंबर 2 एटॉमिक स्ट्रक्चर को स्टार्ट करा था, और जिसके अंदर हमने क्वांटम नंबर का डिस्कस कर लिया था कि क्वांटम नंबर क्या होते हैं। 4 किस्म के क्वांटम नंबर होते हैं, और एमसीक्यूज़ नंबर 3 तक हमने जो है इसकी बात कर ली थी। फिर 2008 का ही एक एमसीक्यूज़ है, और कह रहे हैं आपसे कि तो 4 से स्टार्ट करना है हमने। तो क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, द चार्ज ऑफ 1 ग्राम ऑफ इलेक्ट्रॉन इज, कि भाई चार्ज जो है हमारे पास 1 ग्राम इलेक्ट्रॉन का कितना होगा। तो अब जब भी चार्ज की बात आएगी तो आपको एक चीज़ जो है जहन में आनी चाहिए। चार्ज के हवाले से अगर मैं बताऊं तो देखो, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है हमारे पास 1.602 एक्सपोनेंट माइनस 19। जब भी हम एक इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होगा, तो वो होगा हमारे पास 1.602 एक्सपोनेंट माइनस 19। तो अगर बोलते हैं कि भाई यहाँ पे कि चार्ज बताओ इलेक्ट्रॉन का कितना होता है, अगर सिर्फ सवाल होता है कि चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन या 1 इलेक्ट्रॉन, तो फिर हम लगाते 1.602 एक्सपोनेंट 23। 19 है यहाँ पे, 23 नहीं है। एक मिनट, 19 नहीं है, हाँ सॉरी 19 ही है। 1.602 एक्सपोनेंट माइनस 19, ये एक इलेक्ट्रॉन का तो चार्ज हो गया। लेकिन आपसे पूछा हुआ है कि बताओ भाई 1 ग्राम का कितना होगा, ये नहीं पूछा एक इलेक्ट्रॉन का कितना होगा। हमें निकालना है कितने का भाई, 1 ग्राम का। हमें पता है कि भाई एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है 1.602 एक्सपोनेंट माइनस 19। 1 ग्राम का निकालना है, तो हमने क्या किया, सिंपली देखो, ग्राम यानी कि मास की बात होगी। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन आपको पता होना चाहिए वो कितना होता है, 9.109 एक्सपोनेंट माइनस 28 ग्राम, अगर ग्राम के अंदर बात कर रहे हैं। सही है। केजी के अंदर बात करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, डिवाइड बाय 1000 हो जाएगा। केजी के लिए ग्राम को अगर केजी में कन्वर्ट करना है तो डिवाइड बाय 1000 कर लेते हैं। तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन पता है भाई, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन भी पता है। अब चार्ज निकालना है हमें 1 ग्राम के अंदर। ये देखें आप, तो ये देखें 1 ग्राम के अंदर चार्ज निकालना है। तो 1 ग्राम के अंदर चार्ज कितना होगा, उसके लिए हमने, अगर हमें निकालना है कि नंबर ऑफ चार्ज की बात कर रहे हैं 1 ग्राम के अंदर, तो जो 1 ग्राम के अंदर हम निकाल रहे हैं, तो यानी कि जो भी मास है हमारे पास, जैसे कि 1 ग्राम था, तो 1 डिवाइडेड बाय मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो भी मास है उसको आपने 1 से डिवाइड कर दिया। अगर 2 ग्राम के लिए निकाल लिए होते तो 2 डिवाइडेड बाय मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, 3 ग्राम के लिए निकाल लिए होते तो 3 डिवाइडेड बाय मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो 1 ग्राम के लिए निकाल लें कि भाई 1 ग्राम के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे। सही है। तो 1 डिवाइड बाई 9.109 एक्सपोनेंट माइनस 28, जब हमने इसको इसको इससे डिवाइड किया तो हमें पता चल गया कि भाई 1 ग्राम के अंदर इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, और वो इतने होंगे। भाई ये तो पता है ना कि एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होगा, इतना होगा। अब 1 ग्राम के अंदर इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज देखो, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज हो गया 1.602 एक्सपोनेंट माइनस 19। अब अगर हमें पता चल जाए कि भाई 1 ग्राम के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे उनको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 1.602 एक्सपोनेंट माइनस 19 से। तो 1 ग्राम के लिए हमने निकाला 1 डिवाइड बाई मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, डिवाइड किया तो हमें पता चल गया भाई 1 ग्राम के अंदर हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स कितने आ रहे हैं, और वो इतने आ रहे हैं। तो इतने आ गए, इसको मल्टीप्लाई कर दिया उसके चार्ज से 1.602 एक्सपोनेंट माइनस 19। तो मल्टीप्लाई करने पे जो भी चार्ज आया 1.76 एक्सपोनेंट 8, और चार्ज का यूनिट क्या हो गया, कूलम। तो 1.76 एक्सपोनेंट 8। तो दो ऑप्शन ही सही आ रहे हैं, दोनों ऑप्शन ही सही आ रहे हैं। बी भी सही है, 1.76 एक्सपोनेंट 8, दोनों सेम ही है। और डी भी जो है 1.76 एक्सपोनेंट 8। तो दोनों में से आप कोई भी लगा सकते हैं। सही है। तो फॉर्मूला आप अपने पास नोट डाउन करेंगे ताकि आपके समझ आए कि भाई फॉर्मूला हमने कैसे निकालना है। ग्राम में ग्राम में हमें बताना है कि भाई इलेक्ट्रॉन जो है कितने होंगे 1 ग्राम के अंदर, तो 1 डिवाइडेड बाय मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन की वैल्यू फिक्स है, और वो 9.109 एक्सपोनेंट माइनस 28। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट एमसीक्यूज, विच क्वांटम नंबर हेल्प्स टू स्टडी द ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल इन स्पेस। स्पेस के अंदर अगर हम बात करें, क्वांटम नंबर, कौन सा क्वांटम नंबर हेल्प करता है स्टडी ऑफ ओरिएंटेशन ऑफ एन ऑर्बिटल। ऑर्बिटल की बात कौन सा करता है, तो ये हम लास्ट वीडियो के अंदर डिस्कस कर चुके हैं कि ऑर्बिटल की बात कौन सा करता है। तो ये आपको खुद से लगाना है, आप इसका आंसर खुद से देखेंगे कि भाई इसमें जो है कौन सा जो है ठीक आंसर होगा।
क्या प्रिंसिपल क्वांटम, स्पिन क्वांटम, मैग्नेटिक क्वांटम या फिर एजीम्यूटल क्वांटम, क्योंकि हमने डिटेल से पढ़ चुका है। और मैंने बोला था कि मैं जो है लिंक भी दे दूंगा, तो अगर लिंक नहीं भी मिल रहा आपको तो जो है आप सर्च कर सकते हैं कि क्वांटम नंबर क्या होते हैं, तो उसके लिए से आप जो है ये कर लेंगे। अकॉर्डिंग टू बोहर्स थ्योरी, अच्छा, बोहर्स थ्योरी के अकॉर्डिंगली एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, किसी भी इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम किसी भी nth ऑर्बिटल में, किसी भी यानी कि किसी भी ऑर्बिट में, किसी भी शेल के अंदर कितना होता है, किसके बराबर होता है। तो इसके लिए हमें सबसे पहले जो है बोहर्स को समझना पड़ेगा। बोहर्स के कुछ पोस्टुलेट है जिसको जो है, अच्छा बोहर्स ने क्या किया था, पहले बात तो ये होगी कि भाई बोहर्स ने रदरफोर्ड का जो एटॉमिक मॉडल था उसको करेक्ट किया था। रदरफोर्ड ने जो एटॉमिक मॉडल दिया था उसके अंदर कुछ खामियां थी। खामियां तो अभी हम नहीं पढ़ रहे क्योंकि हमें जो है उसकी बात नहीं करनी, अभी हम बोहर की बात कर रहे हैं। तो कुछ खामियां रह गई थी रदरफोर्ड के अंदर जिसको जो है बोहर ने ठीक किया। अब क्या लिखा बोहर ने भाई, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपको एमसीक्यूज़ के लिहाज से ज़रूरी होंगे वो पॉइंट्स मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिए। इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व इन अ सर्कुलर ऑर्बिट, इलेक्ट्रॉन कैसे रिवॉल्व करते हैं सर्कुलर ऑर्बिट में, आपको पता है शेल्स के अंदर रिवॉल्व करते हैं, विच इज़ नेम्ड एज न्यूक्लियस। ये थोड़ा गलत हो गया यहाँ पे, न्यूक्लियस नहीं आएगा, विच इज़ कॉल्ड एज शेल, वो शेल कहलाता है सर्कुलर ऑर्बिट। ठीक है, तो न्यूक्लियस के या हम यूँ कह सकते हैं कि भाई इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व इन अ सर्कुलर ऑर्बिट अराउंड द न्यूक्लियस, ये यूँ होगा, ये यहाँ पे विच इज़ नेम्ड एज नहीं आएगा, यहाँ पे अराउंड द न्यूक्लियस। इस तरीके से पॉइंट है कि भाई न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन जो है रिवॉल्व करते हैं ना सर्कुलर ऑर्बिट। अच्छा, एनर्जी, व्हेन इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व इन देयर ओन ऑर्बिट, जब इलेक्ट्रॉन अपने ही ऑर्बिट में रिवॉल्व करेंगे यानी कि घूमेंगे अपने शेल के अंदर, तो ना तो वो एनर्जी को एब्जॉर्ब करेंगे, दे डू नॉट एब्जॉर्ब एनर्जी, और रेडिएट एनर्जी, ना एनर्जी को रेडिएट करेंगे। रदरफोर्ड ने कहा था कि इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूसली एनर्जी रेडिएट करेगा, जो कि गलत हो। तो फिर बोहर ने उसको सही किया कि भाई इलेक्ट्रॉन अपनी एनर्जी कोई नहीं होती इलेक्ट्रॉन की, ना इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब करता है एनर्जी और ना ही रेडिएट करता है। सही है, तो वो फिर क्या करता है, वो एनर्जी यूज़ करता है किसकी, शेल्स की एनर्जी यूज़ करता है, उसकी अपनी कोई भी एनर्जी नहीं होती। तो ये की पॉइंट्स है कुछ। मैं इलेक्ट्रॉन जम्प फ्रॉम लोअर एनर्जी लेवल टू हाई एनर्जी लेवल, जब भाई लो से लोअर शेल से यानी कि 1 2, जैसे अगर हम बात करें ना कि भाई ये न्यूक्लियस है, ठीक है, तो ये पहला शेल हो गया, शेल नंबर 1, ठीक है, इस तरीके से दूसरा शेल हो गया, शेल नंबर 2। तो अगर लोअर शेल से यानी कि शेल नंबर 1 से जंप करके इलेक्ट्रॉन जा रहा है हायर शेल में, किसी भी हायर शेल में, जैसे कि शेल नंबर 2 में जंप करके जा रहा है, तो जंप फ्रॉम लोअर एनर्जी लेवल टू हाई एनर्जी लेवल, तो वो क्या करेगा भाई, एब्जॉर्ब करेगा एनर्जी। और जब हायर से जाएगा लोअर में तो क्या करेगा, इमिट करेगा। ठीक है, अब द अमाउंट ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब और रिलीज इज इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी पैकेट्स, एनर्जी पैकेट की फॉर्म में जो है एब्जॉर्ब होती है या फिर रिलीज होती है, ये हम प्लैंक्स क्वांटम में पढ़ चुके हैं। प्लैंक्स ने कहा था कि जो है एनर्जी जो भी आती है, जो भी रेडिएट होती है या फिर एब्जॉर्ब होती है, वो इन द फॉर्म ऑफ पैकेट्स होती है, जिसको हम क्वांटा का नाम देते हैं। ठीक है, तो ये उन्हीं की बात को जो है आगे बढ़ा के इन्होंने उसको सही किया कि भाई मतलब उसी को बात को रखा कि द अमाउंट ऑफ एनर्जी, जो भी एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा इलेक्ट्रॉन या फिर रेडिएट करेगा, वो इन द फॉर्म ऑफ पैकेट्स होगा, और उस पैकेट्स को हम नाम देते हैं क्वांटा का। अच्छा, फिर चेंज इन एनर्जी निकालनी है कि भाई कितना चेंज आया, जंप हो रहा है लोअर से हायर में, हायर से लोअर में कितना चेंज आया, उसको कैलकुलेट करने के लिए हम क्या कहते हैं, डेल्टा ई इज इक्वल्स टू E2 माइनस E1। इस तरीके से हम जो है एनर्जी को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो E2 माइनस E1। फिर उसके बाद एक लास्ट है पॉइंट हमारे पास एंगुलर मोमेंटम का। द एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन, किसी भी इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम कैलकुलेट करते हैं हम mvr इज इक्वल्स टू NH अपॉन 2 पाई।
एंगुलर मोमेंटम क्या है? मोमेंटम आपको पता है मोमेंटम क्या होता है? एम इंटू वी। फिजिक्स के अंदर हम पढ़ते हैं मास इंटू वेलोसिटी क्या कहलाती है भाई? मोमेंटम कहलाती है। तो मास इंटू वेलोसिटी क्या हो गई? मोमेंटम। कौन सा मोमेंटम? लीनियर मोमेंटम होता है ये। मास इंटू वेलोसिटी लीनियर। जब भी बॉडी एक स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करे तो वो लीनियर मोमेंटम उसको हम कहते हैं। इसका फॉर्मूला हम लिखते हैं एम इंटू वी। लेकिन एंगुलर मतलब सर्कुलर ऑर्बिट में। तो भाई सर्कुलर ऑर्बिट में जब हम बात लीनियर की बात की तो सिर्फ था मास इंटू वेलोसिटी, लेकिन जब एंगुलर की बात की तो मास इंटू वेलोसिटी इंटू रेडियस आ गया। तो एम वी आर जो कि बराबर होता है एन एच अपॉन टू पाई के। ठीक है, एंगुलर मोमेंटम एन एच अपॉन टू पाई के बराबर होगा। एन क्या है? नंबर ऑफ शेल। और एच क्या है? प्लैंक्स कांस्टेंट। हम यूज़ करते हैं एच कट, ऐसे कट होता है। तो एन एच अपॉन टू पाई। ठीक है, क्योंकि सर्कुलर ऑर्बिट में हम सर्कुलर ऑर्बिट की बात कर रहे हैं तो इसलिए हमने क्या लिख दिया यहाँ पे? टू पाई लिख दिया। सही है। तो एन एच अपॉन टू पाई किसी भी हमारे पास इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम होता है। ठीक है, तो अब हम आते हैं इस पॉइंट की तरफ। क्या हम पॉइंट अब खुद से सॉल्व कर सकते हैं? तो अकॉर्डिंग टू बोहर थ्योरी द एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन nth ऑर्बिटल इज एन एच अपॉन टू पाई। ठीक है, लास्ट वाले पॉइंट इन्होंने पूछ लिया। कोई और भी पॉइंट पूछ सकते हैं, तो इसलिए हमने सारे पॉइंट पढ़ लिए कि भाई कोई भी अगर पूछते हैं तो हमें उसका आंसर बताओ। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ आते हैं। तो द रेडियस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट एन इज इक्वल टू 1। रेडियस निकाल रहे हैं फर्स्ट ऑर्बिट का। ठीक है, रेडियस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट मतलब एन इज इक्वल टू 1 ऑफ हाइड्रोजन एटम इज 0.529। ये एमसीक्यूज भी आता है कि भाई हाइड्रोजन का रेडियस कितना होता है? हाइड्रोजन का रेडियस होता है 0.529। ये आपको वैल्यू भी याद करनी पड़ेगी और हमने फर्स्ट ईयर के अंदर ये वैल्यू हम सॉल्व भी करते हैं। व्हाट इज द रेडियस ऑफ थर्ड ऑर्बिट? तो भाई थर्ड ऑर्बिट का रेडियस कितना होगा? जब एन इज इक्वल टू 1 था, फर्स्ट ऑर्बिट था, तो उसका रेडियस कितना था? 0.529। जब थर्ड ऑर्बिट में होगा तो भाई रेडियस कैसे निकालेंगे? तो एक फॉर्मूला हम यूज़ करते हैं इसके लिए, और फॉर्मूला कुछ है इस तरीके से। थर्ड ऑर्बिट में निकालना है, ये याद रखना है आपने। आर इज इक्वल टू ए नॉट एन स्क्वायर अपॉन जेड। ए नॉट क्या होता है? ए नॉट पता होना चाहिए आपको, बोहर्स कांस्टेंट होता है। बोहर्स कांस्टेंट होता है, ये जो वैल्यू है ना, ये फर्स्ट रेडियस की, ये कांस्टेंट रहती है हाइड्रोजन की। ये भाई फर्स्ट हमारे पास हाइड्रोजन के पास सिर्फ एक ही शेल होता है। तो जब भी हाइड्रोजन की बात करेंगे नॉर्मल कि भाई पहले शेल में आप बता दो कि भाई पहले शेल, सिर्फ पहला शेल अगर बना रहे हैं हाइड्रोजन का, तो उसका रेडियस कितना होगा? तो वो फिक्स है 0.529 एंगस्ट्रॉम। ये एंगस्ट्रॉम यूनिट होता है। ठीक है, बहुत छोटा यूनिट होता है। तो 0.529 एंगस्ट्रॉम फर्स्ट ऑर्बिट का यूनिट हो गया। तो यही वैल्यू ए नॉट की जो वैल्यू है वो यही रहती है हमारे पास, ए नॉट जो कि बराबर होता है 0.529 एंगस्ट्रॉम के। अच्छा, ए नॉट 0.529 एंगस्ट्रॉम हमें कौन से शेल में निकालना है? तो भाई एन इज इक्वल टू 3, थर्ड शेल में। पहले शेल में तो मालूम है ना भाई वो 0.529 ही होगा। तो हमें तीसरे में निकालना है जो सवाल हमसे पूछा गया। जेड कम से कम इतना पता होना चाहिए, जेड कहते हैं भाई एटॉमिक नंबर को। ठीक है, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 1। तो इसको सॉल्व किया हमने तो हमारे पास आ गया आंसर 4.761, ऐसा कुछ, अगर 4.761 एंगस्ट्रॉम। आप कैलकुलेट कर लीजिएगा और कैलकुलेट करके इसको चेक कर लीजिएगा। व्हाट इज द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द सेकेंड ऑर्बिट? एनर्जी बताओ। पहले तो पूछा भाई कि रेडियस बताओ, अब पूछ रहे हैं एनर्जी बताओ इलेक्ट्रॉन की इन द सेकेंड ऑर्बिट। कि भाई जब एन इज इक्वल टू 2 था, यानी कि सेकेंड ऑर्बिट में एनर्जी कितनी होगी हाइड्रोजन एटम की? तो उसके लिए हमने एक दूसरा फॉर्मूला यूज़ किया, ई इज इक्वल टू माइनस के कॉन्स्टेंट है यहाँ पे, 1 अपॉन एन स्क्वायर। एनर्जी के लिए हम ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे, और जब रेडियस निकालना होगा तो हम ये फॉर्मूला यूज़ कर लेंगे। यहाँ पे के, ये बोहर्स कांस्टेंट था जिसकी वैल्यू फिक्स होती है 0.529। ये के कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू अगर किलो जूल पर मोल में लें तो 1312.8 लेंगे। ठीक है, किलो जूल पर मोल, ये आपको अपने पास नोट डाउन करना होगा और आपको ये वैल्यू भी याद करनी होगी। और अगर जूल पर एटम में लें तो 2.18 एक्सपोनेंट माइनस 18, 2.18 एक्सपोनेंट माइनस 18, यहाँ पे भी 18 और यहाँ पे भी 18 माइनस के साथ। जूल पर एटम में लें
लेकिन हमें आंसर किस में दिया हुआ है, सवाल में ही दे दिया बल्कि। अब तो वैसे तो देखें सवाल में ज़्यादातर चांसेस यही होंगे कि सवाल में आपको वैल्यू गिवन देंगे। जिस तरीके से यहाँ पे एनर्जी जो कांस्टेंट आपने यूज़ करना है उसकी वैल्यू दे दी गई -13, ये तो बिल्कुल हलवा कर दिया कि भाई -13.6 इलेक्ट्रोवोल्ट ईवी में आपको लेना है, ठीक है। तो आपने के की वैल्यू देखो, फॉर्मूला हमने लिखा ना -k/n²। तो ये देखो माइनस, ये के की वैल्यू हो गई, इलेक्ट्रोवोल्ट में दे दिया आपको, अपॉन n²। n कितना है भाई, 2 है। तो आप यहाँ पे 2 रख के सॉल्व करेंगे। अब आपके पास जो भी आंसर आएगा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो देखो आपने यहाँ पे पुट करके सॉल्व किया। अच्छा, आंसर सॉल्व नहीं किया हुआ इसको मैंने, लेकिन आप सॉल्व कर सकते हो कि भाई आपने n² 2 पुट कर दिया, 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा। तो 13.6 को जब आप 4 से डिवाइड करोगे तो 3 पॉइंट समथिंग, यानी कि 3 पॉइंट ये वाला आंसर होना चाहिए आपके पास। आप कैलकुलेट करके चेक करो क्या ये आंसर होता है। इलेक्ट्रोवोल्ट के अंदर पूछा हुआ है, इलेक्ट्रोवोल्ट के अंदर निकालेंगे। अगर के किलो जूल पर मोल के अंदर बोलते तो फिर हम ये पुट करते। और हो सकता है कि भाई आपको गिवन ही दें, लेकिन अगर गिवन नहीं देते तो इन केस आपने फर्स्ट ईयर के अंदर पढ़ा है किलो जूल की वैल्यू, किलो जूल पर मोल की वैल्यू, तो आप फिर उसके लिए ऐसे इसको सॉल्व कर लोगे। एमसीक्यूज नंबर 9 है, द इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन अ पार्टिकुलर ऑर्बिट डैश एनर्जी। किसी भी ऑर्बिट, ऑर्बिट कहते हैं किसको, शेल्स को, किसी भी शेल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन मौजूद है वो एनर्जी क्या करता है, क्या रिलीज करता है। बोहर के अभी पॉइंट हमने पढ़ा, तो इसीलिए पॉइंट पढ़ा दिया था कि अगर कोई एमसीक्यूज और आता है तो आपको वो एमसीक्यूज भी आना चाहिए। तो क्या वो रिलीज करेगा, या फिर एब्जॉर्ब करेगा, या फिर डज नॉट रेडिएट, ना ही एनर्जी को जो है रिलीज करेगा। सही है। तो इसलिए ये वाला पॉइंट हमारे पास सही हो जाएगा। हमने भी पढ़ा कि भाई इलेक्ट्रॉन अपने शेल में होता है, ना तो वो रेडिएट करता है और ना ही एब्जॉर्ब करता है, ठीक है। तो इसलिए डज नॉट रेडिएट। अ फोटोन हैज अ वेवलेंथ ऑफ 400 नैनोमीटर। फोटोन, ये जो हमने एनर्जी पैकेट्स की बात की थी ना अभी, बॉहर्स के अंदर हमने एक एनर्जी पैकेट्स की बात की थी कि भाई एनर्जी जो भी इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा या फिर एब्जॉर्ब करेगा वो इन द फॉर्म ऑफ क्वांटा करेगा। एनर्जी पैकेट जिसको हमने क्वांटा का नाम दिया, और यही जो है फोटॉन्स हमारे पास होते हैं कि भाई फोटोन भी एनर्जी उसी को बोलते हैं हम। तो बात कर रहे हैं कि भाई फोटोन हैज़ अ वेवलेंथ, फोटोन की वेवलेंथ है कितनी हमारे पास 400 नैनोमीटर। व्हाट इज इट्स वेवलेंथ, वेव नंबर, वेव नंबर आपको बतानी किसके अंदर, इन सेंटीमीटर इनवर्स, सेंटीमीटर इनवर्स के अंदर आपको बतानी है। और यहाँ पे किसके अंदर दी हुई है भाई, नैनोमीटर के अंदर दी हुई है। तो इसको सॉल्व करने के लिए देखो, जब भी हम इसकी बात करेंगे तो 1 अपॉन, हम वैसे वेव नंबर का हमारे पास फॉर्मूला होता है आर एच। आर एच क्या है हमारे पास, राइडबर्ग कांस्टेंट। राइडबर्ग कांस्टेंट, सही है। राइडबर्ग कांस्टेंट जिसकी वैल्यू, आर एच की वैल्यू कांस्टेंट है तो जाहिर है वैल्यू फिक्स होगी। सेंटीमीटर इनवर्स की बात करें तो 109678, थोड़ा उल्टी वैल्यू चलती है कि भाई पहले 10 आता है फिर 9 आता है फिर 678, इस तरीके से आप पहचान लगा सकते हो। ये सेंटीमीटर इनवर्स के अंदर है। अगर मीटर के अंदर कन्वर्ट करना चाहें, मीटर इनवर्स के अंदर सेंटी की वैल्यू 100 होती है तो मल्टीप्लाई बाय 100, यानी कि 2 जीरो बढ़ गए। तो सेंटी से पहले हमने कन्वर्ट किया इसको मीटर इनवर्स के अंदर, क्योंकि आप देखो यहाँ पे हमें किस में दिया हुआ है, ये नैनोमीटर के अंदर दिया हुआ है, ठीक है। तो 400 नैनोमीटर से हमने पहले कन्वर्ट किया किसके अंदर भाई, मीटर इनवर्स के अंदर। अब नैनो की वैल्यू, अगर आप फिजिक्स के स्टूडेंट हो तो आपको नैनो की वैल्यू पता होनी चाहिए कि भाई नैनो की वैल्यू होती है एक्सपोनेंट -9, ठीक है। हम ये यूनिट पढ़ते हुए आ रहे हैं, बहुत टाइम से हम पढ़ रहे हैं, तो इसकी जो है वैल्यू आपको पता होनी चाहिए कि भाई 400 नैनो हटाया तो एक्सपोनेंट -9 आ गया, मीटर इनवर्स के अंदर कन्वर्ट हो गया। अब सेंटी के अंदर कन्वर्ट करना है
तो भाई सेंटीमीटर से जब मीटर में कन्वर्ट किया, मल्टीप्लाई बाय 100 कर दिया। अब मीटर इन्वर्स से कन्वर्ट करेंगे भाई सेंटीमीटर इन्वर्स के अंदर, तो डिवाइड बाय 100 करेंगे। तो एक्सपोनेंट -9 था, डिवाइड बाय 100 किया, 2 0 कम होगा, तो एक्सपोनेंट -7 हो गया। ये हमने कन्वर्ट कर लिया सेंटीमीटर इन्वर्स के अंदर, ठीक है, ये सेंटीमीटर इन्वर्स हो गया। अच्छा 400 था, 2 0 और पीछे लेके जाओ तो ये बन जाएगा, 2 0 और पीछे लेके गए तो 2 पावर और कम हो गई, तो 4.0 एक्सपोनेंट -5। ये नैनोमीटर से 400 नैनोमीटर से हमने कन्वर्ट कर लिया किसके अंदर, सेंटीमीटर इन्वर्स के अंदर। तो 4 एक्सपोनेंट -9, इसको आप नोट डाउन करेंगे तो आपको ज़्यादा बेहतर समझ आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, अगर ये राइडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू आपको पता चल गई, और बाकी अभी वैल्यू जो हमें गिवन है, किस चीज़ की वैल्यू गिवन है यहाँ पे, वेवलेंथ गिवन है। कितनी गिवन है भाई, 400 नैनोमीटर, ये नैनोमीटर इन्वर्स हो गई है, ठीक है। अच्छा फिर उसके बाद अब आपसे कह रहे हैं, अब अगर तो हमारे पास शेल्स गिवन होते हैं तो हम ये फॉर्मूला रखते हैं, शेल्स, क्योंकि n1 n कहते हैं नंबर ऑफ शेल्स को, n1 n2 गिवन होते तो हम ये फॉर्मूला रखते हैं। लेकिन अब शेल्स नहीं गिवन, तो वेव नंबर का एक सिंपल फॉर्मूला होता है, वेव नंबर बराबर है 1/λ के, लैम्डा यानी कि वेवलेंथ। तो वेवलेंथ देखो, जो 400 आपको गिवन थी, आपने इसको नैनोमीटर से कन्वर्ट कर लिया, 400 नैनोमीटर से सेंटीमीटर इनवर्स के अंदर कन्वर्ट कर लिया, ठीक है। तो सेंटीमीटर इनवर्स के अंदर कन्वर्ट कर लिया, फॉर्मूला लगा दो 1/λ, ये वेवलेंथ पता चल गई 4 एक्सपोनेंट -5। तो 1/4 एक्सपोनेंट -5, जब इसको डिवाइड किया, सिंपली डिवाइड, कैलकुलेटर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, 1/4 इजिकल्स टू 0.25, -5 है ऊपर आके +5 हो जाएगा। अब +5 हुआ तो देखो, एक पॉइंट जब आप इस तरफ करोगे तो पावर क्या हो जाएगी आपकी, एक कम हो जाएगी, सही है। तो 5 था यहाँ पे, तो जब पॉइंट 2.5 हुआ तो एक्सपोनेंट यहाँ पे लिखना भूल गया मैं, एक्सपोनेंट 4 बन जाएगा। तो 2.5 एक्सपोनेंट 4 क्या गिवन है हमारे पास, तो 2.5 एक्सपोनेंट 4 सेंटीमीटर इनवर्स, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो MCQs नंबर 10 हो गया ये हमारे पास। इसको आप लोग कोशिश कीजिएगा कि जो है सॉल्व कर लें, ताकि कैलकुलेशन आपके ज़्यादा अच्छे से समझ आ जाए। बाकी इंशाल्लाह 11 से जो है हम इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे, नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अभी बस यहीं तक था, बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अल्लाह हाफ़िज़।